हेलो स्टूडेंट्स। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा है। बच्चों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिए निर्देशों का अक्षरशः पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और आपको जो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं ऑनलाइन क्लास और पाठ्य सामग्रियाँ, उसकी सहायता से अब अध्ययन करते रहिए। स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के रिलेशन एंड फंक्शन में समुच्चय से रिलेटेड कुछ प्रमेय, उसकी संक्रियाएँ, कार्तीय गुणनफल, पावर सेट, वेन डायग्राम, संबंध, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत के बारे में अध्ययन किया और उसके से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों के बारे में भी स्टूडेंट्स आपको बताया गया। आशा करते हैं कि प्राप्त वीडियो के माध्यम से आपने बेहतर अध्ययन किया होगा। स्टूडेंट्स, आज लेसन 2 के चौथे भाग में हम लोग देखेंगे फलन या प्रतिचित्रण, यानी कि फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपने जो संबंध पढ़ा था और कार्तीय गुणनफल पढ़ा था, उसी के एक स्टेप और हम लोग आगे जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था संबंध में यदि ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हों तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो किसी दिए गए नियम की पुष्टि करते हों संबंध कहलाते थे। स्टूडेंट्स, अब उनमें से हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर छांटने होंगे जिनमें पहला तत्व की पुनरावृत्ति न हो। एक बार फलन के बारे में स्टूडेंट्स फिर से जान लें। इस फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही सामान्य है। अगर हम इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, तो यदि दो चर y और x एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का वास्तविक तथा अद्वितीय मान प्राप्त हो, तो y को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते थे, x का फलन कहते हैं। y को x का फलन कहते हैं। प्रायः फलन को हम लोग fx, gx, hx आदि से प्रकट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा कर लें। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। सेट ए में कुछ तत्व दिए गए हैं और सेट बी में कुछ तत्व और दिए गए हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। सच है। अब स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इसकी गणितीय परिभाषा जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक व्यवहारिक परिभाषा जान लें। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे पुत्र और इसे मां जान लें, अगर इसे पुत्र और इसे मां जान लें, तो स्टूडेंट्स आप देखोगे, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी पुत्र ऐसा नहीं होगा जिसकी मां ना हो और कोई भी ऐसा पुत्र नहीं होगा जिसके एक से अधिक मां हो। लेकिन बहुत ऐसे मां होंगी जिनके पुत्र या पुत्री ना हो, यानी संतान ना हो। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1 की और 5 की, मैंने कहा था ये मदर है और ये सन है। अगर मैंने इनको इससे जोड़ दिया, इनको इससे जोड़ दिया, तो जरा स्टूडेंट्स ऐसे संबंधों की हम जरा व्याख्या करें, ऑर्डर्ड पेयर खोजा जाए, तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 1 5, 1 6, 2 7 और 3 8। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना समुच्चय देखें, संबंध तो हो सकता है परंतु फलन नहीं होगा। फलन की डेफिनेशन में मैंने कहा, यदि ये देखिए, इसको आपने पुत्र या संतान मान लिया और इसको आपने मां कहा,
तो एक पुत्र के दो मां नहीं होनी चाहिए, पहली चीज, ये फलन की मुख्य कॉन्सेप्ट। एक बच्चे के दो मां नहीं, जबकि एक मां के एक से अधिक संतान भी हो सकते हैं। यानी अगर आपको हम ऑर्डर पेयर के टर्म में इसकी डेफिनेशन बताएं स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऑर्डर पेयर अगर आ गए जिसमें पहले तत्व की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो गई स्टूडेंट्स, तो ये फलन नहीं होगा। दूसरे तत्व की पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट्स कि अगर यहां कोई और इस तरह का तत्व ले लें, और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए, इसमें देखेंगे आप स्टूडेंट्स तो आपको मिल रहा है कि 8 खाली है, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है। 1,5 2,5 अगर ऑर्डर्ड पेयर खोजोगे स्टूडेंट्स तो 1,5 2,5 3,6 4,7, परंतु 8 का संगुणन एक किसी तत्व से नहीं है, और कोई ऐसा संतान भी नहीं है जिसके मदर ना हो, मां ना हो स्टूडेंट्स। और अगर हम मां की बात करें तो किसी एक मां के 2 संतान हो सकते हैं, और ऐसी मां भी हो सकती है जिसके कोई संतान न हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम इसे सन या संतान और इसे मां मान लें तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कोई खाली ना जाए, और इसके किसी एक तत्व का संगुणन, कोरिलेशन, इसके किसी एक से अधिक तत्व से न हो। यानी हम कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ना पाएं कि कई ऑर्डर पेयर ऐसे मिल जाए इनके पहले तत्व की पुनरावृत्ति न हो। 1 5 2 5, देखिए स्टूडेंट्स, 1 5 2 5, फिर आ गया 3 6 और 4 7, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से बना जो संबंध हम लोग पढ़े थे ये फलन हो गया, क्योंकि 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आए जिनके दूसरे तत्व की पुनरावृत्ति हुई है, पहले की नहीं। पहले की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब अगर आपने इसका मैपिंग के रूप में डेफिनेशन समझ लिया हो स्टूडेंट्स, तो हम इसकी बीजगणितीय और ज्यामितीय परिभाषा के बारे में भी अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। अब जरा डेफिनेशन देखिए, मैंने कहा यदि 2 चर y और x एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, जबकि x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का वास्तविक मान मिले और अद्वितीय मान मिले, तो ऐसे में क्या कहते हैं, y को हम x का फलन कहते हैं, और प्रायः उसे y बराबर fx gx hx आदि से प्रकट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर से एक बार इसका हम ज्यामितीय निरूपण देख लें। मान लीजिए कोई एक ऐसे टर्म दे दिया, कोई आलेख दे दिया fx का, तो आप देखो स्टूडेंट्स, x के किसी एक मान के लिए मैंने कहा था y का एक मान मिले, है ना, तो x के किसी एक मान के लिए x बराबर 5 पर देखिए y का केवल एक मान मिला, x बराबर 7 पर y का केवल एक मान प्राप्त हुआ। लेकिन अगर यही आलेख स्टूडेंट्स मैंने ऐसा खींचा होता, x के किसी एक मान के लिए y के 2 मान मिल गए, देखिए एक ऊपर और एक नीचे, x के किसी एक मान के लिए y के 2 मान प्राप्त हो गए। यानी y अक्ष के समानांतर खींची गई प्रत्येक रेखा क्या करती हो, उस वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित न करती हो, तो ऐसे आलेख को हम कहेंगे ये फलन का आलेख है, अदरवाइज फलन नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपने समझा होगा। अब आप जरा देखिए, अगर मैंने ऐसे खींच दिया और कहा क्या ये फलन है, y अक्ष के समानांतर आप जितनी भी रेखाएं खींच कर देख लीजिए, ये इस आलेख को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसका मतलब यह क्या है, फलन है। स्टूडेंट्स अगर मैंने ऐसे कोई एक वक्र खींच दिया और आपसे कहा y अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा खींच कर देख लो, वक्र को केवल एक जगह काटेगा, परंतु अगर यही वक्र मैंने ऐसे खींच दिया होता स्टूडेंट्स, तो y अक्ष के समानांतर रेखा
इस वक्र को एक से अधिक बिंदु पर काटती है, अतः यह फलन नहीं होती। तो आपने फलन या प्रतिचित्रण की परिभाषा जान ली होगी स्टूडेंट्स। फिर से एक बार, यदि चर x और y एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों कि चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए y का वास्तविक तथा अद्वितीय मान प्राप्त हो, तो ऐसे में क्या कहते हैं, y को x का फलन कहते हैं। स्टूडेंट्स x उसके प्रांत, अब देखिए बात करेंगे इसकी प्रांत की, तो प्रांत के लिए हम लोग क्या कह देंगे, पहले इसका संकेतन समझ लें स्टूडेंट्स। यानी अगर कोई समुच्चय A से समुच्चय B पर कोई संबंध f इस प्रकार हो, एक बार फिर से स्टूडेंट्स, कोई संबंध f A से B पर इस प्रकार संबंधित हो कि A के प्रत्येक तत्व का संगुणन, A में खाली ना हो स्टूडेंट्स, A के प्रत्येक तत्व का संगुणन B के किसी न किसी अद्वितीय तत्व से अवश्य हो, तो संबंध f को A से B पर क्या कहेंगे, परिभाषित फलन कहेंगे। और उसे हम स्टूडेंट्स f इज सच दैट A to B या A to B इज रिलेटेड बाय f से व्यक्त करेंगे। स्टूडेंट्स f इज सच दैट A to B या A to B रिलेटेड बाय f द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग पहले भी कहते थे स्टूडेंट्स, ये हो गया उस फलन का प्रांत। क्यों, जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपको संबंध में बताया गया था स्टूडेंट्स, 1 5 2 5 3 6 और 4 7। स्टूडेंट्स आपने देखा इसके प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के पहले तत्वों से बना समुच्चय इस फलन का प्रांत कहलाता है, दूसरे तत्वों से बना समुच्चय इस फलन का परिसर कहलाता है, और दूसरे तत्वों से बना समुच्चय जिस समुच्चय से बिलोंग करता है उसे उसका सहप्रांत कहते हैं। आपने समझ लिया होगा, इसमें कभी कोई खाली नहीं होता इसके परिभाषा के हिसाब से। इसका मतलब ये तो प्रांत हो गया, नो डाउट, x इसी से बिलोंग करता, y इससे बिलोंग करता है। हम इसको जो बिलोंग करता था इसको हम यफ प्रतिबिंब के नाम से, और इसे पूर्व प्रतिबिंब, गणित में इसे पूर्व प्रतिबिंब और इसे यफ प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। यानी 1 का यफ प्रतिबिंब 5, 2 का यफ प्रतिबिंब 5, 3 का यफ प्रतिबिंब 6, 4 का यफ प्रतिबिंब 7। यानी आपने सरलता से बता दिया होगा स्टूडेंट्स, इस फलन का जो प्रांत होगा वो कंप्लीट A होगा, परिसर जो होगा वो 5, 6, 7, यानी परिसर जो होगा वो 5, 6, 7 होगा स्टूडेंट्स। और ये किससे बिलोंग करता है, B से बिलोंग करता है, इसलिए समुच्चय B को स्टूडेंट्स हम लोग इस फलन का सहप्रांत कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या क्या मिला, डोमेन मिला, रेंज मिला और कोडोमेन मिला। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी कुछ अन्य गुणधर्मों में आपने देखा, अगर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया गया हो और आपसे कहा जाए बताओ ये फलन है कि नहीं है, तो जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहले तत्व की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, ऐसे संबंध को स्टूडेंट्स हम कहेंगे फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फलन का प्रांत आपने समझ लिया, फलन का परिसर समझ लिया, उसका ग्राफ ज्यामितीय देखकर आप बता सकते हो। किसी संबंध का अगर हम कोई आलेख खींच के दे दें और कहा जाए क्या ये फलन है कि नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स इसके बारे में भी भली बात आपको जानकारी मिल गई है। इसका संकेतन भी आपने समझ लिया कि अगर f इज सच दैट A to B कोई संबंध इस प्रकार है कि A के प्रत्येक तत्व का संगुणन B के किसी न किसी अद्वितीय वास्तविक तत्व से हो, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसे, f इज सच दैट A to B को हम रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक मानी फलन कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कोई फलन हमने दे दिया है f(x) इक्वल x-4 और मैंने कहा स्टूडेंट्स कि इस फलन का प्रांत बताना आपको, तो अभी चर्चा किया था मैंने
यक्स के ऐसे मान आप खोजिए जिससे एफ एक्स रियल आए, और आप जानते हो ये रियल कब होगा, जब अंदर माइनस ना होने पाए। सो यक्स -4 या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब है यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। ऐसी दशा में 4 या 4 से बड़ी सभी संख्याओं का समुच्चय जो होगा स्टूडेंट्स, उसी को हम एफ का प्रांत कह देंगे। स्टूडेंट्स अगर ऐसे में ही हमने एक कंडीशन बढ़ा दिया यक्स -2, अब देखा स्टूडेंट्स, मैंने कहा ऐसी दशा में पहली शर्त है कि इसे शून्य न होने थे, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये शून्य ना हो, ये शून्य कब नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये शून्य कब नहीं होगा, जब यक्स 2 न हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दूसरा ये माइनस में ना होने पाए, ये माइनस में कब नहीं होगा, यक्स -4 या तो 0 या तो 0 से बड़ा। सो इसका मतलब अब ये भी हो, ऐसी दशा में इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए तो 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा परंतु 2 नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है 4 या 4 से बड़े में स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 4 से बड़ा, और ये कह रहे हैं 2 नहीं, कॉमन कौन आया, 4 से बड़ा आया, 4 या 4 से बड़ा। स्वाभाविक सी बात है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर कहीं ये -6 लिखा होता तो ये कहते हैं हम यक्स 6 ना हो। ऐसी दशा में आप देखिए 4 या 4 से बड़ा परंतु 6 ना हो, तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखते कि जो -4 या 4 से बड़ा और अनंत, ये देखिए ऐसे लिखते और माइनस लिख देते 6। स्टूडेंट्स इसको आप समझ रहे होंगे, 4 या 4 से बड़ी सभी संख्याएं परंतु 6 को छोड़कर क्या हो गया, यफ का प्रांत हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखिए किसी भी समय आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स y² इक्वल यक्स की कोई एक वैल्यू रखिए। मैंने कहा था स्टूडेंट्स फलन तभी होगा जब यक्स के किसी एक मान के लिए y के एक से अधिक मान न मिले। यक्स बराबर 1 रखा स्टूडेंट्स आपने, तो y का मान +1 -1 रख मिल गया। सो 1 का मान 1 और 1 का मान -1, ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर मिले जहां 1 की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो गई स्टूडेंट। इसका मतलब ये फलन नहीं। लेकिन इसी का दूसरा रूप हम देखते हैं स्टूडेंट्स, y = √2 ये मैंने कहा ये फलन नहीं है, परंतु इस पर चर्चा करिए आप। एक्चुअल में y का जो अगर हम इसका वर्गमूल लें तो ±√x होता है, जबकि हम कह लें अगर केवल मैंने लिखा y = √x, तो इसका आशय आप ये समझिएगा कि हम धनात्मक स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इसका मतलब x का मान हम 1 रखें तो y का मान केवल 1 प्राप्त हो रहा है। अतः ये फलन है परंतु ये फलन नहीं। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ऐसी दशा में अगर कोई आपसे इस फलन का प्रांत पूछे स्टूडेंट्स, तो ऋण नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा, ये इसका प्रांत हो गया। अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका प्रांत आपने ये बता दिया। परिसर की बात करोगे आप तो परिसर क्या होगा स्टूडेंट्स, y के जितने मान आएंगे यक्स के इन मानों के संगत y के प्राप्त मानों का समुच्चय ही उस फलन का परिसर कहलाता है। यानी ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर मिले उनके दूसरे तत्वों से बना समुच्चय ही उस फलन का परिसर कहलाता है स्टूडेंट्स। ऐसी दशा में आप देखें स्टूडेंट्स, यक्स का कोई भी मान रख कर देख लिया, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। बाकी स्क्वायर रूट कैसा लिया गया है, धनात्मक वर्गमूल। सो इसका मतलब परिसर भी स्टूडेंट्स ये होगा, प्रांत भी यही और परिसर भी यही। ऐसी दशा में स्टूडेंट्स कुछ और प्रश्नों को आपको घर पे सॉल्व करना होगा। जितने भी फलन दिए जाएं उसके प्रांत और परिसर को पहचानना होगा। अगर आपसे कोई कह दे स्टूडेंट्स x² -7x + 8 और चलिए -8 और x -1 x -2, तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम देखेंगे चूंकि अगर ये फलन दिया हुआ है और कहा जाए आपसे कि इसका प्रांत बताओ, तो प्रांत में स्टूडेंट्स ये 0 ना होने पाए, बाकी
किसी वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक, वास्तविक में 7 का गुणा करेंगे वास्तविक, 8 घटाएंगे वास्तविक, कैलकुलेट करेंगे वास्तविक। यानी सारी समस्या का जड़ ये है, अगर ये शून्य न होने पाए स्टूडेंट्स तो ये परिभाषित हो जाएगा। और शून्य कब नहीं होगा ये, या तो x का मान 1 हो जाए तब शून्य होगा, x का मान 2 हो जाए तब शून्य हो जाए। इसका मतलब स्टूडेंट्स रियल नंबर माइनस क्या 1 और 2, 1 और 2 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या ले लें स्टूडेंट्स, ये वास्तविक मानी फलन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन परिभाषित हो जाएगा। सो इसका प्रांत क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये। इस प्रकार और बहुत सारे प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करोगे स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम लोग फलन के प्रकार पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। आप अभी तक बताए गए 4 पार्ट में से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जा चुके हैं, आप लगाओगे स्टूडेंट्स। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक विशेष बात आपको बार बार कहनी पड़ रही है स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों, दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क लगाए रखिए, हाथों में संभव हो तो ग्लव्स लगाए रहिए, बाहर से जब भी आइए हाथों को साफ धुलिए, साबुन से धुलिए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए। इस पर अमल करते हुए आप स्वयं भी जागरूक रहिए स्टूडेंट्स और अपने परिवार को भी जागरूक रखिए। इस प्रकार हम लोग निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचा लेंगे। थैंक यू।